सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए। इसमें जो है आज हम लेक्चर नंबर 47 करने वाले हैं। और टॉपिक की बात करूं तो कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो आज हम अकबर के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य हमारा चला हुआ है और अकबर जो है इस कड़ी के अंदर बेहद महत्वपूर्ण जो है शासक है मेरे भाई। ठीक है, अकबर को क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। पूरे मध्यकाल की बात कर लो या फिर आप मुगल साम्राज्य की बात कर लो, तो इसके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है। और इतिहास में कहा गया है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा काबिलियत जो है और उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो शासन चला है ना, वो निरक्षर लोगों ने चलाया है, अनपढ़ लोगों ने चलाया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इसका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? उदाहरण इसका सबसे बड़ा जो है अकबर हो जाएगा मेरे भाई। कैसे हो जाएगा? आप सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक होता था। लेकिन हम अकबर की बात करें ना, तो अकबर वैसे तो जो कम ज्ञानी थे या फिर अनपढ़ लोग थे वो तो बहुत सारे थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को लगा लो, बहुत सारे लोग थे। लेकिन अकबर की हम बात करें ना, तो अकबर की में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये निरक्षर तो था, अनपढ़ तो था, लेकिन ये निरक्षर था। निरक्षर क्या होता है? जिसको मात्राओं का ही ज्ञान ना हो मेरे भाई। ठीक है, मात्राओं का ही ज्ञान ना हो। मात्राओं का ज्ञान का क्या मतलब है? मतलब इसको लिखना ही नहीं आता। जैसे कि हरीश हम ऐसे लिखेंगे ना, तो इसको पता ही नहीं था कि बड़ी मात्रा किस तरफ लगेगी। इसको बोलते हैं मात्राओं का ज्ञान ना होना। और सबसे निरक्षर यही था मेरे भाई। और सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से जो शासन चलाया था ना, वो अकबर ने ही चलाया था मेरे भाई। ये इतिहास में कहा गया है। अब हम चलते हैं आगे और जो है अकबर को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता इससे अच्छे तरीके से आपने आज तक जो है पढ़ा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अकबर के बारे में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अकबर को हम तीन तरीके से बांटकर यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अकबर का विस्तृत विवरण। ठीक है, विस्तृत विवरण और इसके प्रमुख युद्ध। पहले बार में हम ये पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे में इसके पढ़ेंगे भाई राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार और निर्माण। ठीक है, तीसरे में क्या पढ़ेंगे? तीसरे में इसके नवरत्न पढ़ेंगे। ठीक है, नौ नवरत्न होते थे ना इसके, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिएगा यहीं से क्वेश्चन पूछता है अकबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। विस्तृत विवरण के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। विस्तृत विवरण का बारे में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आएगा मेरे भाई। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या आएगा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम आएगा इसका। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, किसका बेटा होता था ये? हुमायूं का ये बेटा होता था। जन्म की बात करूं तो इसका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म इसका हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में। वैसे ये जन्म मैं कल की वाली वीडियो में भी बता के आया हूँ। कहाँ पर हुआ था? सिंध के अमरकोट में जो है राणा वीरसाल के महल में जो है इसका जन्म हुआ था। वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर जो है ये जगह हो जाएगी। इसके बाद इसका राज्याभिषेक की बात करूँ तो राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक ऑब्वियसली हुमायूं के मरने के बाद हुआ था। हुमायूं का अंतिम अभियान का था, हम बात करके आए थे ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध हमने कल देखा था, सरहिंद का युद्ध देखा था। उसके बाद जो है ये पुस्तकालय से गिरने के बाद हुमायूं मर जाता है 1556 में। और इस बात को जो है छुपाया जाता है कि भाई हुमायूं मर गया है। इस बात को इसलिए छुपाया जाता है ताकि, क्योंकि अकबर इस समय जो है छोटा होता है, 13 साल की मात्र इसकी उम्र होती है, इसलिए छुपाया जाता है कि ताकि जनता जो है विद्रोह ना कर दे मेरे भाई। ठीक है, और उस समय उसका मुख्य सेनापति कौन होता था? किसका? हुमायूं का। तो मुख्य सेनापति बैरम खान होता था, और बैरम खान जो है इसका संरक्षक बनेगा अभी इस वीडियो में अकबर का मेरे भाई। ठीक है, तो राज्याभिषेक इसका कब होता है? तो राज्याभिषेक इसका जो है 14 फरवरी 1556 का होता है। ठीक है, 14 फरवरी 1556। इस डेट से कुछ याद आया? इसी डेट को जो है हुमायूं की मृत्यु करी थी हमने कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसी दिन जो है इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और इस समय इसकी मात्र कितनी आयु होती है? मात्र 13 वर्ष की आयु होती है मेरे भाई। ठीक है, 13 वर्ष की जो है इसकी आयु होती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद ये युद्ध लड़ेगा, पानीपत का युद्ध। ठीक है, 1556 में ये यहां पर गद्दी पर बैठा ना, और 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये तो 13 साल का था। युद्ध किसने लड़ा? पानीपत का दूसरा युद्ध।
ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भाई नवंबर में हुआ था, ठीक है, नवंबर में हुआ था 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर वर्सेज हेमू के ये बीच में हुआ था और अकबर जो है इसके अंदर जीत गया था। किसने जीता, किसने लड़ा था ये युद्ध? अकबर की तरफ से बैरम खान ने ये युद्ध लड़ा था, ठीक है। बैरम खान ने ये युद्ध लड़ा था और बैरम खान के संरक्षण में ये था भाई अकबर, ठीक है। और 1560 में जो है ये बैरम खान से जो है मुक्त हो जाएगा अकबर, और पूरे तरीके से जो है सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले लेगा। ये भी हम आगे देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 1556 में पानीपत का जो है दूसरा युद्ध हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 1556 के बाद 1560 पर चलते हैं। तो 1560 में क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। 1560 में क्या हुआ था, अकबर ने बैरम खान के संरक्षण से मुक्ति ले ली थी। बैरम खान के संरक्षण से मुक्ति मतलब पूरा शासन जो है अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया था अकबर ने मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, मालवा विजय, ठीक है। मालवा विजय कब हुई थी? 1561 में हुई थी, ठीक है। यह अकबर का जो है स्वतंत्र सैन्य अभियान था, मतलब ये खुद गया था इस सैन्य अभियान में, और जो है बागडोर इसने पूरे तरीके से जो है अपने हाथों में ली थी मेरे भाई, ठीक है। और इसने किसको हराया था? बाज बहादुर को हराया था, ठीक है। बाज बहादुर को इसने हराया था मालवा विजय के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसने गोंडवाना विजय ली थी, गोंडवाना विजय। तो ये कब की घटना है भाई? 1564 की ये घटना है। और इस समय गोंडवाना की जो शासिका होती थी वो कौन होती थी? एक लेडी होती थी मेरे भाई, ठीक है। लेडी का नाम क्या होता था? रानी दुर्गावती होता था, आपने सुना होगा, ठीक है। रानी दुर्गावती होता था। इसने जो है अकबर की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसने जो है मरना पसंद किया था। और ये काफ़ी चर्चित नाम है, रानी दुर्गावती का नाम जो है काफ़ी फेमस है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, गोंडवाना जो विजय इसने अकबर ने ली थी ना 1564 में ली थी, और रानी दुर्गावती ने जो है इसकी अधीनता स्वीकार करने से जो है मना कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। और ये 1564 की घटना थी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और चित्तौड़ का घेरा भी इसने किया था आगे चल के। चित्तौड़ का घेरा, चित्तौड़ का घेरा कब किया था इसने? 1567-68 में किया था मेरे भाई, ठीक है। 1567-68 में जो है इसने चित्तौड़ को घेर लिया था मेरे भाई, ठीक है। उस समय यहाँ के शासक कौन होते थे? उदय सिंह होते थे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, इसने आगे क्या की? गुजरात विजय ली। गुजरात विजय इसने कब की थी? 1572-73 में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसने कुछ उत्तर पश्चिम अभियान भी किए थे। उत्तर पश्चिम अभियान, उत्तर पश्चिम अभियान मतलब ये वाला हमारा जो इंडिया था ना, यहाँ का जो उत्तर पश्चिम वाला था, यहाँ पर भी इसने कुछ अभियान भेजे थे। इसमें जो है काबुल का जो है 1581 में इसने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ काबुल 1581। इसके बाद इसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की थी। कश्मीर में कब इसने प्राप्त की थी? 1586 में की थी। इसके बाद इसने सिंध पर भी आक्रमण किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंध पर, ठीक है। सिंध पर इसने कब आक्रमण करके जीत हासिल करी थी? 1591 में। तो ये कुछ जीते जो है इसने उत्तर पश्चिम भारत में जो है जीत हासिल की थी, और यहाँ का जो है किला इसने सुदृढ़ कर लिया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसका अंतिम अभियान पे चलते हैं अब सीधा। अंतिम अभियान कौन सा था मेरे भाई? तो अंतिम अभियान इसका 1601 में था मेरे भाई, ठीक है। कौन सा था? असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध था मेरे भाई, ठीक है। असीरगढ़ का जो है युद्ध था, और यही टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रवेश करेगी। 1600 में जो है उसको 15 सालों के लिए जो है 15 सालों के लिए जो है एक लेटर तैयार करके जो है भारत भेजा गया था 1600 के अंदर, ठीक है। रानी एलिजाबेथ के उसके साइन से मेरे भाई, ठीक है। तो अंतिम अभियान इसका कौन सा था? 1601 में था, और इसकी मृत्यु कब होगी? मृत्यु इसकी जो है
1605 में इसकी मृत्यु हो जाएगी और यहीं से जो है शासन किसके हाथों में चला जाएगा, जहांगीर जो कि इसका पुत्र था उसके हाथों में जो है शासन चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसने एक मनसबदारी प्रणाली भी शुरू की थी मेरे भाई, मनसबदारी, मनसबदारी प्रणाली से शुरू की थी। अकबर ने जो है सेना और प्रशासन को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, किसको सुशासित करने के लिए, सेना और प्रशासन को, सेना और प्रशासन को संगठित करने के लिए। ठीक है, सेना और प्रशासन को संगठित करने के लिए इसने मनसबदारी प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। उसने इसने जो है एक और नीति अपनाई थी भाई, जो है युद्ध की नीति तो अपनाई थी इतने। ठीक है, इसको राजपूत नीति बोलते हैं। इसने जो है युद्ध के साथ, क्या हो गया, युद्ध के साथ इसने विवाह की नीति भी अपनाई थी मेरे भाई। ठीक है, विवाह की नीति अपनाता है ये, और भाई जो ये विवाह करता है किससे, हरकाबाई से विवाह करता है। हरकाबाई, जिसको किस नाम से जानते हैं, जोधाबाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जोधाबाई के नाम से जानते हैं, और जोधाबाई से ही कौन सा पुत्र पैदा होगा, जहांगीर पैदा होगा मेरे भाई। ठीक है, जहांगीर का जन्म जो है जोधाबाई से ही होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से यहाँ तक हमने जो है इसके प्रमुख अभियान देख लिए, प्रमुख युद्ध देख लिए, और इसका जो है जीवन काल देख लिया। अब हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, अब यहाँ से जो है महत्वपूर्ण सुधार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सुधार इसने बहुत सारे किए थे भाई, जो है अभी देख बताता हूँ, रुक जाओ। महत्वपूर्ण सुधार, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, निर्माण, क्या क्या इसने निर्माण किया था वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था, कब किया था, 1562 में किया था। 1560 में क्या किया था, इसने पूरा कंट्रोल जो है बैरम खान से अपने हाथ में ले लिया था। 1561 में इसने जो है पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान किया था, और 1562 में क्या किया था, दास प्रथा का जो है अंत कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 1563 में इसने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कब किया था, 1563 में। मतलब बहुत सारे लोग उस समय भी जो है यात्रा करते थे ना, तो उन पर जो है टैक्स लगाया जाता था। तो जनता ने जो है अकबर के सामने आकर, क्योंकि उन्हें पता था भाई ये जो है उदार शासक है, ये कुछ कर सकता है, तो ये सारे बंदे इकट्ठे होकर जो है अकबर के पास गए थे, और उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है धार्मिक स्थलों की जो है यात्रा करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसने इस चीज को समझा और तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था 1563 में मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं और क्या किया था इसने, जजिया कर समाप्त कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त क्या था भाई, गैर मुस्लिमों से ले लिया जाने वाला ये कर होता था भाई, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर का क्या मतलब था, मतलब मुस्लिम जनता से नहीं लिया जाता था, केवल हिंदू जनता से जो है ये लिया लिया जाता था मेरे भाई। ठीक है, इसकी समाप्ति कर दी थी 1564 में, जो है इसको समाप्त कर दिया था मेरे भाई अकबर ने। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसके अंदर 5 महल थे ना, जोधाबाई महल भी था, बीरबल महल भी था, और भी बहुत सारे महल थे। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने कब की थी, 1571 में जो है इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था भाई, 1 सेकेंड, 5वें पॉइंट पे आ गई ना। उसके बाद क्या किया था इसने, फतेहपुर सीकरी के बाद इबादत खाना का भी तो निर्माण करवाया था। इबादत, कब करवाया था, 75 में करवाया था निर्माण। ठीक है, 1575 में जो है इसने माफ कीजिएगा, इबादत खाने के निर्माण 1578 में करवाया था भाई। ठीक है, 1 सेकेंड, 1578 में करवाया था। नहीं यार, सही तो है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, निर्माण 1575 में ही करवाया था, लेकिन इबादत खाना सभी के लिए खोला था। ये चीज मैं मिस्टेक कर गया, इबादत, 1 सेकेंड,
कब खोल दिया था? 1578 में खोल दिया था। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। इबादत खाने का जो निर्माण हुआ था ना, वो तो 1575 में ही हुआ था, लेकिन इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए, यानी कि मुस्लिम और हिंदू सभी लोगों के लिए खोल दिया था 1578 में। ये चीज जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, 6 पॉइंट पे आ जाएंगे। 6 पॉइंट में क्या हम चर्चा करेंगे? 6 पॉइंट में हम चर्चा करेंगे मजहर की घोषणा इसने की थी। मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में की थी मेरे भाई। अकबर ने खुद को धार्मिक मामलों में अंतिम व्याख्याकार घोषित कर दिया था। इस मजहर की घोषणा का मतलब क्या था? मतलब ये होता था, जब पहले जो मुस्लिम वो होते थे ना, क्या होते हैं इनके जो धार्मिक वो होते हैं, जैसे हमारे में पंडित होते हैं ना, वैसे ही इनके में जो है मौलवी होते हैं। ठीक है, तो वो धर्म की व्याख्या करते थे, लेकिन 1579 में इसने क्या किया? मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा, इस मजहर की घोषणा का मतलब ये था कि भाई अंतिम व्याख्या जो धर्म के ऊपर जो अंतिम व्याख्या होगी ना, वो मैं ही करूंगा। ये मतलब था मजहर की घोषणा का मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इसने दहशाला प्रणाली का जो है आविष्कार किया था। बहुत बार पूछा जाता है, बताइए दहशाला प्रणाली किसने लागू की थी? तो दहशाला प्रणाली जो है 1580 में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मेरे भाई। ठीक है, 1580 में जो है दहशाला प्रणाली को राजा टोडरमल की सहायता से किया था। भैया भी याद रखना, टोडरमल की सहायता से। ठीक है, राजा टोडरमल की सहायता से जो है अकबर ने जो है इसको लागू किया था मेरे भाई। ठीक है, और ये दहशाला प्रणाली क्या होती थी? भू राजस्व प्रणाली थी मेरे भाई। ठीक है, भू राजस्व ये प्रणाली होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। इसके बाद क्या हुआ? एक सेकंड भाई, फोन आ रहा है। इसके बाद इसने क्या शुरू किया भाई? ये जो टोडरमल की सहायता से किया, ये पहले किसके उसमें होता था, किसकी सेना में होता था? तो ये शेरशाह सूरी की में होता था। आई होप आपको पता होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। इसने जो है दील इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना इसने कब की थी? 1582 में इसने जो है दीन इलाही की स्थापना की थी। सुलह ई कुल की नीति को भी इसने अपनाया था मेरे भाई। ठीक है, सार्वभौमिक शांति करने के लिए ना अकबर ने सुलह कुल सिद्धांत अपनाया था, जिसका अर्थ होता था सभी धर्मों के प्रति सम्मान। ठीक है, लिख देता हूं सुलह ए कुल। ठीक है, सुलह कुल का मतलब क्या था? तो अकबर ने जो है सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक शांति के लिए सुलह कुल का जो है सिद्धांत अपनाया था। और इसका अर्थ क्या था? सभी धर्मों के प्रति सम्मान। सभी धर्मों के प्रति सम्मान मतलब चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सभी धर्मों के प्रति सम्मान इसने किया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये रह गया ना बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने कब किया था? 1572-73 में करवाया था। ठीक है, और क्या रह गया भाई? और तो आप सभी देख चुके हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने करवाया था, और इसके अंदर जो है पंचमहलों का निर्माण इसने करवाया था। जोधाबाई महल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे महल इसके अंदर जो है बनवाए थे। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। अनुवाद विभाग की स्थापना, अकबर ने संस्कृत, अरबी और ग्रीक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए जो है एक अलग विभाग बनाया था। बस ये आप याद रखना, जो डिफरेंट डिफरेंट जो होते थे ना भाई, संस्कृत हो गया, जैसे कि अपनी काफ़ी सारी संस्कृत की महत्वपूर्ण किताबें थी, अरबी की बहुत सारी किताबें थी। ठीक है, इन सभी को जो है फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक अलग विभाग जो है अकबर ने करवा दिया था। एक अनुवाद विभाग जो है स्थापित किया था। और इसी समय में जो है महाभारत का जो है रजनामा में अनुवाद किया गया था, ये याद रखना। महाभारत का अनुवाद, ठीक है, महाभारत का अनुवाद किया गया था रजनामा में। ठीक है, रजनामा कैसे लिखेंगे? रजनामा में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। महाभारत का जो अनुवाद था ना, रजनामा नाम से जो है ये किया गया था। उसके बाद इसने जो है और भी सारी चीजें की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, शायद ऊपर मैं बता के आ चुका हूं मनसबदारी की शुरुआत मेरे भाई। ठीक है,
तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और एक चीज़ और याद रखना इसी के अंदर, 11वां पॉइंट हो गया ना, 12वें पॉइंट में आपको याद रखना, इसने जो दीन इलाही ऊपर किया था ना, दीन इलाही की जो शुरुआत की थी, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे दीन इलाही, ये देखो दीन इलाही की शुरुआत इसने कब की थी, 1582 में जो है इसको इसका निर्माण किया था दीन इलाही का। और ये जो है दीन इलाही को स्वीकार करने वाला कौन था, एकमात्र हिंदू था बीरबल। स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, कौन था भाई एकमात्र हिंदू, बीरबल होता था मेरे भाई, ठीक है। बीरबल को तो जानते हो ना, चुटकुले कहानियां इसकी आती थी, वही बीरबल। अब हम ये सारी चीजें हो गई भाई, हमने पहले पॉइंट में क्या देखा, पहले पॉइंट में जो है अकबर का विस्तृत जीवन काल देखा और उसके प्रमुख युद्ध देखे। दूसरी बार में हमने क्या देखा, दूसरी बार में हमने ये देखा भाई कि इसके जो है महत्वपूर्ण निर्माण और क्या क्या इसने धार्मिक कार्य किए थे। अब हम तीसरे में क्या देखेंगे, तीसरे में जो है इसके नवरत्न देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। नवरत्न जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नवरत्न की बात करें तो इसके नौ नवरत्न होते थे भाई, 9 नवरत्न होते थे। कौन कौन से होते हैं, ट्रिक आपने पढ़ी पहले भी ये देखी होगी, ट्रिक कौन कौन सी थी, बात बात में MDH, बात बात में MDH नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात बात से क्या आएगा, तो बात बात में आएगा भाई पहले नंबर पर आ जाएगा, बी से बीरबल आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, ए से अबुल फजल आ जाएगा, टी से क्या आ जाएगा, तानसेन आ जाएगा, अब फिर बात आ गया, ये बात से 3 हो गए। अब इस बात से क्या आएगा, इस बात से आएगा, इससे आएगा भगवान दास, बी से आ जाएगा भगवान दास। अगले ए से क्या आ जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अगले टी से क्या आ जाएगा, टोडरमल आ जाएगा। हो गए 6, आगे चलते हैं, अब 3 रह गए। MDH, एम से क्या आ जाएगा, एम से आ जाएगा मानसिंह, MD, डी से क्या आ जाएगा, डी से आ जाएगा मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो पियाजा आ जाएगा। और अंत में एच से क्या आ जाएगा, हकीम हुमाम आ जाएगा। तो ये था भाई ओवरव्यू अकबर के शासनकाल का, अकबर के जीवन काल का, अकबर के धार्मिक कार्यों का, अकबर के निर्माण कार्यों का। एवरीथिंग मैं यहाँ से बता चुका हूँ, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, जितना वनडे एग्जाम्स में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से, बाकी फिर भी कुछ बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि भाई ये चीज़ रह गई थी, मैंने लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा ओवरव्यू हो गया है। अब इसी ओवरव्यू से हम जो है 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं अकबर के, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अकबर से कोई जो है चीज़ बाहर जाने वाली है। और ये तो 15 क्वेश्चन मान के मत चलना, अभी मैंने जो ओवरव्यू देखा है, ओवरव्यू आपको दिया है ना, पूरा अकबर टॉपिक उसके अंदर समा गया है। अब यहाँ से कितने भी क्वेश्चन बना लो, 50 बना लो, 100 बना लो, 150 बना लो, कितने भी बना लो मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए अब एक एक करके जो है हम क्वेश्चनों पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर रह गई सच्ची, मेरे को अब याद आ रहा है, क्या चीज़ याद रहेगी, किसी ने नोटिस किया क्या चीज़ याद रह गई। इसके अंदर एक चीज आई थी, आपने ध्यान दिया हो तो, जजिया कर आया था मेरे भाई, ठीक है। क्या आया था, जजिया कर आया था। मैं आपको ये चीज बताना भूल गया कि जजिया कर का जो सीक्वेंस क्रम है ना, क्रमवार, यहां पे लिख देता हूं क्रमवार, क्रमवार मैं आपको बताना भूल गया कि भाई सबसे पहले जो जजिया कर था किसने लगाया था। आई होप आपको पता होगा, 711 में जो है पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था और 712 में जो है सफल आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के जो है शासन का, मोहम्मद बिन कासिम के जो है नेतृत्व में हुआ था। और उसी समय 712 में जो है पहली बार भारत में जो है जजिया कर लगाया गया था मेरे भाई, ठीक है। इसका क्रमवार इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, बहुत हो गया चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुआ था। तो अभी हम देख के आए हैं, एवरीथिंग डिटेल देख के आए हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी बताने की जरूरत होगी, एवरीथिंग आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ, आगरा में इसका अभिषेक नहीं हुआ, कलानौर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो है
कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को, जब जो है हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, तो उसी समय जो है इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। इस समय जो इसकी आयु मात्र 13 वर्ष की होती है मेरे भाई, ठीक है, 13 वर्ष की आयु होती है। और कहते हैं कि एक ईंटें होती है ना, जो ईंटें, उसी का सिंहासन बना के जो है इसका राज्याभिषेक किया गया था। कुछ समय तक 14-15 दिनों तक जो है ये बात छिपाई गई थी कि भाई अभी हुमायूं का जो है मृत्यु नहीं है ये, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है अकबर का, उसके बाद जो है ये बात जो है सबको बता दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इस समय इसका संरक्षक कौन होता है? इसका संरक्षक जो है बैरम खान होता है, जो कि हुमायूं का प्रमुख सेनापति होता है। इसी के संरक्षक में जो है पहला युद्ध लड़ा जाएगा, मतलब इसके जीवन काल का, अकबर का 1556 नवंबर में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। और ये जो मैं नहीं बता रहा हूं ना, यकीन मानिएगा ये इंपॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा पीडीएफ है, ये आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको डिटेल से जो या तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो पढ़नी पड़ेगी। और वहां पर भी इतने लंबे लंबे पेजेस मिलेंगे ना, आप बोर हो जाओगे। ये जो पीडीएफ मैंने दी है ना, ये छांट के दी है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड दी है मेरे भाई। हर लाइन वो रखी गई है जहां से पूरा पूरा जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट में क्वेश्चन बन रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको वेस्ट मत जाने देना मेरी मेहनत को, प्लीज़ आपको ये पढ़नी है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो ऑलरेडी जो है वीडियो 26 मिनट की हो चुकी है, इसको भी पढ़ूंगा ना मैं तो वीडियो 2 घंटे का चला जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है और अपना फीडबैक जरूर देना। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़, ठीक है, लाइक और शेयर कर दिया करो, बस इतना सा काम जो है मेरे लिए कर दिया करो, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें लिख रखी है, ईंटों का सिंहासन जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? हेमू के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां से देख लेना, हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगान सेनापति हेमू, जो आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री होता था, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मुगलों की खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का घटनाक्रम देख लेना। उसका संरक्षक, किसका संरक्षक? अकबर का संरक्षक बैरम खान जो है इसका युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। और युद्ध में हेमू की स्थिति बहुत मजबूत थी और वह जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक आकस्मिक तीर हेमू की आंख में लग गया और सेनापति घायल होते ही जो है हेमू की सेना में भगदड़ मच गई मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 में बोला गया है अकबर के शुरुआती शासनकाल 1556 से 1560 में उसका संरक्षक कौन था? अभी डिटेल में बता के आया हूं। 1556 में जब 14 फरवरी, ठीक है, 1556 में, हाँ ठीक है, 14 फरवरी 1556 को जब इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ना, किसका राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ था। उस समय जो है इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान संरक्षक था। और बैरम खान संरक्षक क्यों बना था? क्योंकि भाई ये जो हुमायूं होता ना, उसकी सेनापति, उसकी सेना का जो है प्रमुख सेनापति होता था। पूरा विश्वास लायक ये बंदा था मेरे भाई, ठीक है। तो इसका संरक्षक यही बना था अकबर का 1556 से 1560 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरम खान जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन 1560 में जो है, 1560 में अकबर स्वतंत्र हो गया बैरम खान के संरक्षण से, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल जो है अकबर ने अपने हाथों में ले लिया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पे अबुल फजल आपको दिख रहा होगा, तो ये कौन होता था? अकबर का जो है ये दरबारी इतिहासकार होता था। नवरत्नों में भी एक था ये इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार होता था। और ये नवरत्नों में से भी एक था। इसने क्या किया था? अकबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखेंगे ना, अकबरी लिखी थी। ये चीज याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए अकबरनामा और आईने अकबरी को जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने जो है इसको लिखा था मेरे भाई, ठीक है। टोडरमल क्या होता था? राजस्व मंत्री होता था, राजस्व मंत्री होता था, ठीक है। सारी चीजें देख के आए हैं नवरत्न के अंदर, ठीक है ना, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। और ये सारी चीजें पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। एवरीथिंग डिटेल यहां पर लिख दी गई है, सब कुछ लिख दिया गया बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 में क्या बोला गया, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। तो पूरी तरह समाप्त कब कर दिया था, तो ये कर दिया था 1564 में जो है इसने पूरी तरह समाप्त कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं, जजिया कर के बारे में डिटेल से यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति और सुलह कुल सार्वभौमिक शांति के विचार को आगे बढ़ाते हुए 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला उनकी सुरक्षा के बदले में जो है एक व्यक्तिगत कर था। तीर्थयात्री कर इसने जो है 1563 में समाप्त किया था। उद्देश्य क्या था, यहां से आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं, जजिया कर के बारे में। ये रह गया था भाई, जजिया कर रह गया था। ठीक है, तो जजिया कर के बारे में आप याद रखेंगे, शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब की थी, 712 ईस्वी में की थी मेरे भाई। ठीक है, 712 ईस्वी में की थी। और जो है भारत में पहला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, याद रखना। ठीक है, आपसे पूछे ना कि भारत में सबसे पहला जो जजिया कर है किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था मेरे भाई। ठीक है, इसने लगाया जरूर था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की जनता पर जो है जजिया कर लगाया था, लेकिन छूट किसको दी थी, ब्राह्मणों को, महिलाओं को और बच्चों को। इन पर जो है जजिया कर नहीं लगाया गया था। लेकिन इसके बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक देखने को मिलेगा। इसने क्या किया था, इसने जो है ये पहला ऐसा जो है शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था भाई, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने कहा भाई सबसे ले रहे हो तो फिर ब्राह्मणों को क्यों छोड़ो, इनसे भी ले लो भाई। बात तो सही है भाई, इक्वालिटी सबके साथ रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आया तीसरे नंबर पर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, अकबर। इसने क्या किया, इसने समाप्त कर दिया भाई। अकबर ने जो है इस कर को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त कर दिया था, 1564 में जो है इसने जो है इस कर को जो है समाप्त कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, हालांकि कुछ समय के बाद इसने जो है सुनने में आता है कि फिर लगा दिया था, फिर हटा दिया था। ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी भाई मेरे भाई। ठीक है, अकबर के बाद कौन आया था, अकबर के बाद आया था औरंगजेब आया था। ठीक है, औरंगजेब आया था और इसने क्या किया था, औरंगजेब ने जो है दोबारा इस कर को लगा दिया था। मतलब अकबर ने जो है समाप्त कर दिया था 1564 में, लेकिन अकबर ने इसे दोबारा लगा दिया। दोबारा लगाया, कब लगाया, 1679 में जो है इसने दोबारा लगा दिया था मेरे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, पांचवें नंबर पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। जहांदार शाह को छोड़ दो, वो बकवास है, सीधा मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य कमजोर होना स्टार्ट हो गया था। जहांदार शाह ने इसको हटाने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो है हटा नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद जो है 1720 में जो है अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है स्थायी रूप से इसको समाप्त कर दिया मेरे भाई। तो ये इतिहास था मेरे भाई जजिया कर का। यहां से जो है आप याद रख लेना, एक क्वेश्चन कोई सा ही पूछ ले आपका गलत नहीं होगा। बस ये 5-6 लाइन आप याद कर लेना। सबसे पहले किसने लगाया था जजिया कर, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगाया था, लेकिन इसने ब्राह्मणों, महिलाओं और बच्चों पर यह कर नहीं लगाया था। पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ये कर, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया था। उसके बाद अकबर ने इसको 1564 में समाप्त कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब इसको दोबारा लगा देता है 1679 में, और उसके बाद अंततः जो है स्थायी रूप से इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है 1720 ईस्वी में। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
5 में बोला गया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह और किसके बीच में लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आराम से बैठ के पूरा पढ़ लेना। मुगल साम्राज्य के विस्तार के दौरान मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जून 1576 को राजस्थान के गोलकुंडा के पास हल्दी घाटी के तंग पहाड़ी दर्रे में ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। सेना का नेतृत्व अकबर की ओर से मुगल सेना का सफल नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान ने किया था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं वे और उनके सेनापति हकीम खान सूरी अफगान कर रहे थे। देखो अपोजिट हो रहा है ना, क्या अपोजिट हो रहा है ये देखो, यहां पे अकबर है, 1 सेकेंड, यहां पे 1 सेकेंड यार, यहां पे अकबर, अरे यार यहां पे अकबर है भाई। ठीक है, ये कौन है, मुस्लिम है। इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, एक हिंदू जो है कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, राजा मानसिंह कर रहा था, ये हिंदू था। और यहाँ पे जो है ये महाराणा प्रताप कौन है, हिंदू है। इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, हकीम खान, मुस्लिम कर रहा है। ऐसे भी चीजें आप याद जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और लिखा हुआ है यहाँ पे परिणाम की बात करें तो अंततः भीषण युद्ध था। मुगलों का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सके और न ही मेवाड़ की पूरी तरह जो है मुगल साम्राज्य में मिला सके। लेकिन जो है इनका जो घोड़ा होता था, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा होता था, उसका जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। घोड़ा जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां करवाया था जहां सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे, तो 1575 में जो है इसने आगरे कहां पर, फतेहपुर सीकरी में करवाया था मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 में करवाया था। कहां पर करवाया था, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो है ये निर्माण करवाया था। डिटेलिंग के लिए यहां पे सारा कुछ दे दिया गया है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये चीज याद रखना, स्थापना अकबर ने 1575 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना प्रार्थना भवन का जो है निर्माण करवाया था। शुरुआत में यह केवल मुस्लिम विद्वानों उलेमाओं के लिए खोला गया था। जब 1575 में इबादत खाना का निर्माण हुआ था ना, उस समय सिर्फ ये मुस्लिम जनता के लिए खोला गया था। लेकिन 1578 में अकबर ने जो है इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ये दोनों लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1582 में अकबर द्वारा प्रतिपादित नए धर्म विचारधारा का नाम क्या था, तो आप सभी जानते हैं दीन इलाही था। कहां गया दीन इलाही, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसने दीन इलाही का मतलब क्या था, वही था दीन इलाही का मतलब। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही, जिसे मूल रूप से तौहीद ए इलाहिया दैवीय एकेश्वरवाद कहा जाता था, की शुरुआत की थी। यह कोई पारंपरिक धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का एक मिश्रण और एक नैतिक जो है आचार संहिता थी मेरे भाई। उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य मुख्य मुगल साम्राज्य के भीतर विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी मेरे भाई। ठीक है, मजहर की घोषणा कब करता है, ये 1579 में करता है। ठीक है, 1579 में जो है मजहर की घोषणा करता है। और मजहर का मतलब क्या था कि भाई सभी धार्मिक धर्मों की जो अंतिम व्याख्या होगी ना, वो अब अकबर ही करेगा। ये मतलब था मजहर की घोषणा का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में बोला गया अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, ये होती थी मनसबदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता था, पद या ओहदा। कहा गया मनसब शब्द का अर्थ क्या होता था, पद या ओहदा। ठीक है, पद या ओहदा इसका अर्थ होता था। आइए यहां से देख लेते हैं। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता था, पद या श्रेणी होता था। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई एक अनूठी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के नागरिक और सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए जो है इस प्रथा का जो है शुरू किया गया था, यानी कि मनसबदारी प्रथा को। श्रेणी विभाजन, श्रेणी किसमें बटी हुई थी, बटी होती थी जात और सवार में। मतलब जो श्रेणी होती थी ना, श्रेणी वो किस में बटी होती थी, जात और सवार में। प्रत्येक मनसबदार को एक दर्जा दिया जाता था, जो 2 भागों में बटा था मेरे भाई। ठीक है, कौन कौन से भागों में बटा था, जात और सवार में बटा था। जात क्या होता था, यह मनसबदारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद और उसके वेतन को निर्धारित करता था। सवार क्या होता था, यह निर्धारित करता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार और सेना रखनी होगी। ये अर्थ जरूर याद रखना, वनडे एग्जाम्स में ना भी पूछे तो पीसीएस में ये चीजें जरूर काम आती है मेरे भाई।
ठीक है। उसके बाद भर्ती और वेतन की बात करूं तो मनसबदारों की नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी, उनका वेतन या उनको नकदी दी जाती थी या राजस्व के रूप में जागीर जो है आवंटित की जाती थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ये याद रखना। कहाँ गया ये? अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी व्यवस्था थी, और मनसबदारी व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था, जाट और सवार के अंदर मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में बोला गया है अकबर के दरबार में राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर का जो दरबार था उसमें राजस्व जो सुधार होता था वो उसके लिए उत्तरदायी कौन था, मतलब उसकी देखरेख कौन करता था? राजस्व जो सुधार होते थे, ऑब्वियसली जो है टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे ना, दीवान ए अशरफ इनको बोला जाता था राजस्व मंत्री को। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी पूछ लेता है भाई बताइए राजस्व मंत्री को जो है मुगल काल में जो है क्या कहा जाता था? तो दीवान ए अशरफ कहा जाता था। राजा टोडरमल ने 1580 में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी जिसे दहशाला या जब्ती प्रणाली कहा जाता है। अकबर के ही जो है सहमति से इसको जो है लागू किया गया था, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो दहशाला प्रणाली का जो जनक कहा जाता है वो जो है टोडरमल को ही कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था थी ना, हाँ ये देखो भू राजस्व व्यवस्था थी, याद रखना दहशाला प्रणाली। वैज्ञानिक पद्धति की बात करूं तो टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों के फसल की पैदावार और कीमतों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इस डेटा के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप में जो है कर निश्चित किया। भूमि का वर्गीकरण की बात करूं तो इस व्यवस्था के तहत भूमि को उसकी उत्पादकता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। तो ये जो प्रणाली थी ना दहशाला प्रणाली, इसी प्रणाली के तहत जो है जो भूमि में पैदावार होती थी ना, जो फसलों का उत्पादन होता था, उसके आधार पर फसलों को 4 भागों में बांटा जाता था, पोलज, परोती, चाचर और बंजर। ये चारों के बारे में आप पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे राजस्व दर लिखा गया है। पूर्व अनुबंध, टोडरमल ने अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया था। शेरशाह सूरी कौन होता था? शेरशाह सूरी वही आदमी था जिसने इसका पति, माफ कीजिएगा सॉरी पति बोल रहा हूँ, पिता, अकबर का पिता कौन होता था? हुमायूं होता था। उसको जो है बाहर खदेड़ दिया था भारत से मेरे भाई। 1540 का युद्ध हम देख के आए ना पिछली वीडियो में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो स्टार्टिंग में जो है ये अकबर जो है टोडरमल को सही नहीं मानता और इससे जो है युद्ध भी करता है, लेकिन टोडरमल इसको थोड़ा सा समझाता है, भाई देखो मेरी कोई उसमें गलती नहीं थी, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होता है अकबर, और समझ जाता है भाई ये बंदा सही है, काम भी ठीक करता है, इसीलिए जो है ये अपने अंदर जो है इसको ले लेता है, अपने मुगल काल के अंदर ले लेता है, और राजस्व मंत्री का जो है पद इसको दे देता है टोडरमल को मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बीरबल यहां पे लिखा हुआ है। बीरबल क्या होता था भाई? अकबर के सलाहकार और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध होता था मेरे भाई। असली नाम क्या होता था इसका? चलिए 3 क्वेश्चन बता दूं क्या? चलिए बता ही देता हूं। महेश दत्त इसका नाम होता था, याद रखना, पूछा गया है महेश दास। ठीक है, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। राजा मानसिंह कौन था भाई? राजा मानसिंह हम पढ़ चुके हैं, अकबर के प्रधान सेनापति होते थे मेरे भाई। ठीक है, तानसेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तानसेन कौन था भाई? रामतनु पांडे इनका नाम था, रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे जो है इनका नाम होता था, और ये क्या था? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ होते थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ होते थे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या बोला गया? गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने 1572-73 में गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और इसी ऐतिहासिक जीत को याद रखने के लिए जो है उसने फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। याद रखना कहाँ गया बुलंद दरवाजा? ये रहा, फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो है इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये डिटेल से भैया आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे ऊपर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, पंचमहल यहाँ है। पंचमहल वही जो फतेहपुर सीकरी बनाया था ना, इसके अंदर 5 इमारत बनाई थी, जिसे जो है हवा महल की तरह बनाया गया था, और इसका संबंध जो है गुजरात से नहीं है पंचमहल का संबंध। ठीक है, फतेहपुर सीकरी अलग इसने निर्माण किया था। ठीक है ना, पता है ना ये चीज। चलिए आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में क्या बोला गया? अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ओवरव्यू देख के आए थे, किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना, सारी चीज मैंने लिख दी गई है। किसके बारे में? अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनके करीबी मित्र थे। अकबर ने उन्होंने अपने
उन्हें अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था। अकबरनामा यह 3 भागों में विभाजित है। याद रखना, कभी पूछ ले क्या पता, बताइए अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था कितने भागों में इसको जो है विभाजित किया गया है? 3 विभागों में जो है इसको विभाजित किया गया है। प्रथम विभाग इसे अकबर के पूर्वजों बाबर, हुमायूं आदि का इतिहास है। द्वितीय विभाग में क्या है ये पढ़ लेना। तृतीय विभाग में क्या है ये सारी चीजें पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद यहां पे लिखा गया फैजी। फैजी कौन होता था भाई? अबुल फजल का बड़ा भाई था ये। अबुल फजल का ये बड़ा भाई होता था और इसने जो है संस्कृत ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद किया था मेरे भाई, ठीक है। एक लीलावती आपने नाम सुना है? हमारा लीलावती जो संस्कृत ग्रंथ था लीलावती, इसका अनुवाद इसी ने किया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद यहां पे लिखा गया अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन होता था? तो बैरम खान का पुत्र होता था ये, ठीक है। बैरम खान का ये पुत्र होता था। और बीरबल, बीरबल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये अपनी जो है चुटकुलों वगैरह के लिए जो है ये काफी प्रसिद्ध था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या रह गया। ये हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 में क्या बोला गया? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक क्या नाम क्या था? अभी पढ़ के आए, रामतनु पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में परिचय दिया गया है भाई, ये पढ़ लेना। तानसेन मध्यकालीन भारत के सबसे महान संगीतकार और गायक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे होता था। अकबर के दरबार में कैसे आए? तानसेन की ख्याति सुनकर उन्हें 1562 ईस्वी में दरबार में बुलाया। वे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर उनकी कला से इतने प्रभावित थे कि उन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है इनको प्रदान की गई थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। और अच्छा, गुरु याद रखना भाई, तानसेन की संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास और बाद में सूफी संत मोहम्मद गौस से प्राप्त की थी। उनके गायन के बारे में यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि वे अपने दीपक राग से दिए जला सकते थे और मेघ मल्हार से जो है वर्षा कर सकते थे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अकबर ने राजपूतों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो विवाह नीति अपनाई थी, ऊपर बात कर चुके हैं। दमन की नीति नहीं, वैवाहिक संबंध और उच्च पद देने की नीति, यही ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी के तहत जो है 1562 में ये आमेर जयपुर का जो राजा होता था ना भारमल, उसकी पुत्री हरखाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उससे ये विवाह कर लेता है, जिससे जो है पुत्र प्राप्त होगा। कौन सा होगा? जहांगीर पुत्र प्राप्त होगा। और बाकी सारी डिटेल यहां से आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। जो मैंने बोला है ना, बस ये डिटेल से लिख दिया गया है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में बोला गया अकबर ने किस सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस जो ये सूफी संत था, कौन सा सूफी संत था जिसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी को जो है इसने अपनी राजधानी बना दिया था? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। और इन्हीं की कृपा से जो है जहांगीर का जन्म होता है मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं की कुटिया में ये बार बार जाते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे इनके जो है रिश्ते होते हैं और इन्हीं की कृपा से जो है जहांगीर का जन्म होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया? अकबर महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का बहुत सम्मान करते थे। अकबर को कोई जीवित पुत्र नहीं था और कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उसे पुत्र जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। इसी कृतज्ञता के अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर सीकरी नामक गांव में एक नया शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, जिसे फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती के प्रति अपने गहरे सम्मान के कारण अकबर ने अपने बड़े बेटे सम्राट जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऐसे याद रखना जैसे शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं मेरे भाई, सिर्फ क्वेश्चनों के माध्यम से। अभी तो शॉर्ट नोट्स मैंने देने भी स्टार्ट नहीं किए मेरे भाई, तो शॉर्ट नोट्स और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। आप कब बनाएंगे? जब हमारा 2027 का फाउंडेशन बैच शुरू होगा ना, उसमें बनाएंगे हम शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन तो हम बिल्कुल एंड में करेंगे, जब भर्तियों का क्या बोलते हैं उसको, भंडारा लगेगा ना। दुनिया जहान की भर्ती आने वाली है 2029 में। इस बार 2026 में मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसी आएंगी। सिर्फ छलावा या फिर वो कहना है कि बुला रहे हैं भाई बच्चों को, बस ऐसे ही कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन उतनी वैकेंसी नहीं आएगी जितनी गुणगान कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो 50,000 वैकेंसी बोल रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे। 50,000 वैकेंसी आ सकती है क्या? 50,000 तो मेरे भाई 2029 जब इलेक्शन होगा ना विधानसभा का, तब भी नहीं आएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो अपनी तैयारी पे फोकस करो, जी जान से लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। किसी भी दिन आपको ये नहीं करना है कि मेरा अगर
सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं 10-15 दिन का गैप ले लेता हूँ, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके माइंड में ऐसा ख्याल आए ना, मेरे से बात कर लेना भाई एक बार प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपने जो पीछे से तैयारी की है ना उसमें एक दिन का भी गैप आए मेरे भाई। भले ही आप चाहे आधा घंटा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 15 है, अकबर के 9 रत्नों में से वह कौन था जो अपनी बुद्धिमत्ता और चुटकुलों के लिए प्रसिद्ध था? बीरबल हो जाएगा। कहाँ गया? महेश दास इसका नाम होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना, बीरबल के बारे में एवरीथिंग डिटेल मैंने लिख दिया, ठीक है। 1586 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाते समय एक युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से अकबर को गहरा व्यक्तिगत शोक हुआ था। तो ये मृत्यु भी याद रखना, 1586 में जो है बीरबल की मृत्यु हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का अकबर टॉपिक था जो करवाना आपको बेहद इंपॉर्टेंट था। एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत सारी चीजें लिख दी है। चलिए आज इसको मैं यहीं पर सेव कर देता हूं, ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो ये नोट जो है सेव ही आपको मिलेगा। जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये चीजें ऐसे ही आपको जो है सेव मिलने वाली है। देखो ये सेविंग हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। 1 मिनट का समय शायद लगेगा इसको, बाकी कोई ये हो गया सेव। देखो ऐसे ही आपको ये मिलने वाला है, तो आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अकबर के टॉपिक से रिलेटेड मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, टॉनिक का काम करता है, बूस्टअप का काम करता है, जिससे मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए प्रेरणा लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए लाइक शेयर कर देना। सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। बस आप जुड़े रहो, लगातार तैयारी करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कभी भी आपके मन में डिमोटिवेशन आए या फिर रुकने का ख्याल आए ना, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, हम दोनों मिलकर बात करेंगे और कोई टेंशन नहीं होगी मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जहांगीर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।